हेलो बच्चों, हाय सर। चलिए आपका एक और छोटा सा टॉपिक है एडवांस टैक्स के नाम से। चलिए इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है एडवांस टैक्स। और इसके बाद आपके जैसे एक सेक्शन आपका चैप्टर है डिडक्शन, सेक्शन 10AA, ठीक है। आप उसको चाहो तो काट सकते हो, वो बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। और पढ़ना चाहो तो एक काम करना, रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेल्फ रीड कर लेना। एक ही पेज का है चैप्टर, है ना, तो बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। SEZ के बारे में है, कैसे कैसे क्या होता है। आप बाहर एक्सपोर्ट करते हो, पैसा मिलता है तो आपका एग्जेम्पशन होता है, कैसे कैसे टैक्स हॉलीडे है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, आप आगे CA फाइनल में पढ़ोगे। लेकिन अगर आप चाहो तो उस चैप्टर को छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। इसके अलावा एक चैप्टर और है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस का। वो मैं आपको पहली बार इनकम टैक्स में, मतलब इतने सारे क्लासेस पढ़ाने के बाद मैं एक पूरा चैप्टर आपको होमवर्क में दूंगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। सर क्यों, वो चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। सर तो आप उसको होमवर्क क्यों दे रहे हैं? होमवर्क इसलिए दे रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर अभी एज ऑफ नाउ अगर उसके ऊपर बुक लिखी जाए रेजिडेंशियल स्टेटस पे, तो आई होप सिर्फ सेक्शन 9 पे शायद इतनी मोटी बुक तो कम से कम लिखी ही जा सकती है, ठीक है। इतनी मोटी बुक तो कम से कम उसके ऊपर लिखी ही जा सकती है, कम से कम 1-1.5-2 हज़ार पेज की बुक्स उस पर लिखी जा सकती है। इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया है। सर ऐसा क्यों हुआ? एक वोडाफोन का केस हुआ था, पता है आपको? वोडाफोन हच कंपनी थी ना, हच, तो हाँ सर, उसको वोडाफोन ने एक्वायर किया था, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। उस पर कैपिटल गेन कैसे बनता था, नहीं बनना था, रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या रोल था उसमें, कि वो बाहर की कंपनी थी, बहुत सारी उसमें चीज़ें थी, इन्वॉल्व थी। तो उसकी वजह से वो सेक्शन बहुत हद तक खींचा गया और वो बहुत बड़ा खींचा जा चुका है और उसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइडन हो चुका है। तो सर हम क्या करेंगे? वैसे मैंने आपकी बुक में बहुत अच्छे से प्रेजेंट करके दिया हुआ है, वोडाफोन केस नहीं, जितना आपके पर्पस के लिए रेलेवेंट है उतना रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको 2-3-4 पेज में दे रखा है, तो वो आपको कवर करना है। तो 10AA आप चाहें तो काट दें, छोड़ दें, और सिर्फ 3 या 4 पेज जो आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के हैं उसको आपको सेल्फ कवर करना है। बाकी एडवांस टैक्स में अभी करा देता हूँ आपको, आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना एडवांस टैक्स वाला टॉपिक क्या कहता है। एडवांस टैक्स मींस, अब मैं पहले बता दूं आपको एडवांस टैक्स होता क्या है, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, फटाफट हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं एडवांस टैक्स क्या होता है। जैसे समझिएगा, मैंने आपको शुरुआत में पहली चैप्टर में कॉन्सेप्ट बताया था असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। हाँ सर बताया था। क्या होता है असेसमेंट ईयर? सर मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बताओ बताओ। असेसमेंट ईयर होता है प्रीवियस ईयर का अगला साल। तो प्रीवियस ईयर अगर ये है तो असेसमेंट ईयर उसका अगला साल होगा। जैसे कि अगर 2018-19 अगर प्रीवियस ईयर है तो 19-20 असेसमेंट ईयर होगा। अच्छा, और प्रीवियस ईयर क्या होता है? वो असेसमेंट ईयर का सर पिछला वाला साल होता है। अच्छा, ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों है? मैंने आपको बताया था क्योंकि हम इस साल इनकम कमाएंगे, ये कमाने का साल है। इस साल इनकम हम कमाएंगे, और जब हम इनकम कमा लेंगे इस साल, तो अब ये बात कब पता चलेगी? 31 मार्च की अगर मैं 18-19 की बात करूं, 31 मार्च 19 की रात 12 बजे मुझे ये बात पता चल जाएगी कि साहब मैंने कितनी इनकम कमाई है, ठीक है। कम मतलब अर्लीस्ट टू अर्लीस्ट। वैसे तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप 31 मार्च 19 को रात को 12 बजे बैठ के अपना प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फाइनल कर दो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अर्लीस्ट, तो आप कितना जल्दी पता कर सकते हो कि आपकी इनकम इस साल में कितनी है, कितना आपने कमाया है, तो अर्लीस्ट बुक्स आप कब बना सकते हो? तो सर कम से कम 31 मार्च 19 को रात को 12 बजे बैठ के हम बुक्स बना दे, तो अर्लीस्ट हम इस दिन बता सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉफिट पे आपके टैक्स लगाना है, इनकम टैक्स तो प्रॉफिट पे टैक्स लगाता है, तो जब ये फिगर क्लियर होगी प्रॉफिट की तो उसी पे ना टैक्स लगाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब ये साल खत्म हुआ, अब आप 1-2 महीना ले लो, 3 महीना ले लो, अपना प्रॉफिट लॉस बना लो, देख लो कितना कमाए हो, और इस प्रॉफिट पे आप टैक्स दे दो अगले साल टैक्स दे दो। इसीलिए 2 कॉन्सेप्ट रखा गया है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का। सर हमें बात समझ में आती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा अरे यार ये चीज़ हमने बना तो दी, पर मुझे एक दिक्कत महसूस हो रही है। लोगों ने कहा क्या? अरे यार गवर्नमेंट का पैसा 1 साल बाद आ रहा है, गवर्नमेंट का पैसा तो लोग इस साल इनकम कमा रहे हैं और इस साल गवर्नमेंट को इनकम ही नहीं हो रही है, अब इस पे वो टैक्स असेस करेंगे, अगले साल देंगे, तो मेरा गवर्नमेंट का फंड बड़ा ब्लॉक हो रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जा रही है, गवर्नमेंट का पैसा ब्लॉक हो जा रहा है, कुछ जुगाड़ लगाओ। बुलाया लॉ मेकर को और कहा कुछ जुगाड़ लगाओ, इतना पैसा हमारा रुकना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा एक कॉन्सेप्ट बनाया एडवांस टैक्स का। क्या बनाया? एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट।
अब जैसा नाम से क्लियर है कि एडवांस में आपको टैक्स देना है, एडवांस में ही आपको टैक्स देके किनारे कर देना है। सब एडवांस में टैक्स देना मतलब क्या, प्रीवियस ईयर का टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना है। इसी साल पैसा कमाओ और इसी साल टैक्स दो। तो सर आपने जो असेसमेंट या प्रीवियस ईयर बताया था उसका क्या मतलब रह गया? कहते हैं उसका मतलब भी है अपनी जगह पर, उसका भी अपना मतलब है और इसका भी अपना मतलब है। अच्छा वो कैसे सर? वो तो अब सब यहीं बता दूं, कुछ तो यहाँ पढ़ोगे। हाँ सर यहाँ पढ़ेंगे, तो सुनिए। सबसे पहला क्या लिखते हैं, एडवांस टैक्स मींस टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर इज पेड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। इसी साल का टैक्स हम इसी साल पे कर देंगे, ये कहती है हमारा एडवांस टैक्स वाला कॉन्सेप्ट कि साहब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस टैक्स, मतलब इसी साल का टैक्स इसी साल अगर आपने पे कर दिया दैट इज एडवांस टैक्स। अच्छा साहब, अब एडवांस टैक्स इज शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम। ऑब्वियस सी बात है साहब, एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं इसी साल के प्रॉफिट पे इसी साल हमको टैक्स दे दो, तो सर इस साल का प्रॉफिट मुझे पता कहाँ है? मुझे इस साल का प्रॉफिट पता कहाँ है सर? मुझे क्या पता इस साल कितना प्रॉफिट होगा मुझे? इसीलिए तो असेसमेंट ये प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट था। हाँ सर ये बात सही है। तो गवर्नमेंट कहती है कोई बात नहीं, प्रॉफिट कितना होगा ये नहीं पता ना, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, पर इतना तो पता होगा कि यार 4 लाख 5 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। हाँ इतना तो पता होगा कि 6 लाख हो जाएगा, पिछले साल इतना हुआ था, अभी जैसा चल रहा है अभी जैसा चल रहा है 2 महीने हो गए 50-50 रुपए आ रहे हैं, इसका मतलब 6 लाख रुपए साल का हो जाएगा। तो इतना तो पता है, यानी कि आप प्रॉफिट एग्जैक्ट कितना होगा ये नहीं बता सकते, बट एस्टिमेट तो कर ही सकते हो बाबूजी, एस्टिमेट तो कर ही सकते हैं आप कम से कम अनुमान तो लगा ही सकते हैं। कहते हैं हाँ साहब अनुमान लगा सकते हैं, तो आप अनुमान लगाइए एडवांस टैक्स, आप अनुमान लगाइए, ज्योतिष बन जाइए। एडवांस टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड बाय एस्टिमेटिंग द करंट ईयर इनकम। इस साल की इनकम आप एस्टिमेट कीजिए कि आपकी इनकम कितनी होगी, उस पर आप निकालिए टैक्स, कितना टैक्स अप्लाई कर दीजिए, इस पर टैक्स रेट मान लीजिए, पता कर लीजिए, सोच लीजिए कितनी इनकम होगी, और आपको अगर एस्टिमेट होता है मान लीजिए 6 लाख होगी, तो उस पर आप टैक्स रेट अप्लाई करके अपना टैक्स लायबिलिटी निकाल लीजिए। अच्छा जब टैक्स लायबिलिटी निकालिएगा तो ये भी सोच लीजिएगा कि कितना टीडीएस वीडीएस कट जाएगा आपका, टीडीएस कितना कट जाएगा, टीसीएस कितना कट जाएगा, मैट का क्रेडिट क्या मिलेगा आपको, वो सब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आप अपनी इनकम एस्टिमेट कीजिए करंट ईयर की, उस पे आप अपना रेट लगा लीजिए। टीडीएस वीडीएस जो कटना उठना है, आपको लगता है कि हाँ भैया वहाँ से आएगा, लेकिन वहाँ से तो कट के आएगा, वहाँ की इनकम तो फिक्स है, वो तो कट के आता है, तो इतना मेरा टीडीएस कट जाएगा, वो सब आप अपना घटा लीजिए। और उसके बाद आप अराइव कीजिए, आप अपना डिराइव कीजिए एडवांस टैक्स लायबिलिटी की कितना आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनता है। अच्छा अब ऐसा नहीं कि इतना बनता है तो आप पे कर दीजिए, अब ये देखिए कि क्या वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपकी 10,000 रुपए से ज्यादा बनती है, 10,000 या उससे ज्यादा बनती है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा बनती है तो साहब सुनिए, आपको उसी साल में टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। और सर अगर मेरी लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं बनती, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा नहीं बनती है तो फिर आपको उस मतलब एडवांस टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो वही तो बताया मैंने कि असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट काहे को है, अगले साल पे कर देंगे, जब मेरा बैलेंस शीट फाइनल हो जाएगा उस पर टैक्स निकालूंगा, पता चलेगा मुझे 10,000 से ऊपर टैक्स पे नहीं करना, ठीक है, तो मैं अगले साल पे करूंगा। यानी कि अगर आप अपने करंट ईयर की इनकम, पहली बात एडवांस टैक्स का मतलब क्या, एडवांस टैक्स का मतलब ये कि प्रीवियस ईयर का इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स दे देना है आपको। दूसरी बात, अच्छा जी साहब ये ठीक हो गया। अच्छा सर हम कैसे देंगे, हमको तो इनकम पता ही नहीं होगी, तो कहते हैं कोई बात नहीं एस्टिमेट कर लीजिए। अच्छा जब हम एस्टिमेट करेंगे तो सर हम उस पर एस्टिमेट कर लीजिए इनकम, उस पर टैक्स निकाल लीजिए। अच्छा टैक्स निकाल लिया सर मैंने, सर मेरा टीडीएस वीडीएस भी तो कटेगा, जब मैं इनकम एस्टिमेट कर सकता हूँ उस पर टैक्स एस्टिमेट कर सकता हूँ, तो मैं ये भी तो जानता हूँ कि भैया मुझे वहाँ से पेमेंट आती है और वहाँ से तो टीडीएस कट के आती है, तो जो टीडीएस वीडीएस कटना वटना होगा वो भी आप घटा लीजिए। उसके बाद जो आपको फाइनल फिगर आई है वो आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी होगी। अच्छा अब ये एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी, उसको आप देखिए कि क्या ये टैक्स लायबिलिटी मेरी जो है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है। अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अगर 10,000 से कम है तो आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। तो सर कब पे करना है, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, अगले साल असेसमेंट ईयर में आपको जो भी रिटर्न आप फाइल करते हो उसके पहले या एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यानी 31 जुलाई 30 सितंबर या 30 नवंबर, ये जो डेट है आपकी फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, उससे पहले पहले आपको अपना टैक्स पे करके हटा देना है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, यानी कि एडवांस टैक्स कब पे करना है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी आफ्टर कंसीडरिंग टीडीएस टीसीएस मैट क्रेडिट, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी
करंट ईयर की एस्टिमेटेड इनकम पे आपको लगता है 10,000 से ऊपर या 10,000 आएगी तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट कहती है मेरा पैसा और ना रोको, थोड़ा थोड़ा देते चलो, थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा थोड़ा देते चलो, हाँ अभी बताऊंगा कैसे देना है। तो आप गवर्नमेंट कहती है तो फिर मेरा पैसा रोको मत, देते चलो, मुझे एडवांस में ही पेमेंट कर दो। आपका फाइनल होगा तो फिर फाइनल सेटलमेंट कर लेना, एडजस्ट कर लेना, ज़्यादा पे कर दोगे वापस ले लेना, रिफंड ले लेना, कम पे करोगे तो और दे देना, काम खत्म। उसमें क्या टेंशन वाली बात है। बट मेरा पैसा ब्लॉक मत करो यार, रोको मत, अगले साल दोगे क्या मतलब है, इसी साल दे के किनारे करो ना यार, बात समझ में आती है। लेकिन उन्होंने किसको रोका इसमें, सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, सिर्फ बड़े लोगों को जिनकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा बनती है, 10,000 या 10,000 से ज़्यादा बनती है। जो छोटे हैं 8,000, 7,000, 6,000, 3,000, 2,000, 2,500, चिल्लर पार्टी है, छोड़ना यार, हट, उससे थोड़ी मज़ा आ रहा है। तो इनको मज़ा आ रहा है बड़ी पार्टी से, वो कहते हैं एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। एक्सेप्शन देखिएगा, कुछ एक्सेप्शन है क्या सर एडवांस टैक्स का? बिल्कुल एक्सेप्शन है। कहते हैं रेजिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम पीजीबीपी हेड में नहीं है उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। वो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन 60 साल या उससे ऊपर वाले आदमी जिनकी पीजीबीपी हेड में इनकम नहीं है उनको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। जी सर, बात समझ में हमें आती है, उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना। ओके, अब देखिएगा, कह रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का कंप्यूटेशन आपसे करवाएंगे। क्या कहते हैं, सबसे पहले आप करंट ईयर की एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लीजिए, एस्टिमेट कर लीजिए टोटल इनकम, उसको रख लीजिए। रख लिया साहब, उस टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लीजिए, एस्टिमेटेड टोटल इनकम पर टैक्स निकाल लीजिए, निकाल लिया साहब। टीडीएस वीडीएस जो भी है, टीडीएस टीसीएस मैथ क्रेडिट, उन सब का आप यहाँ पे डिडक्शन ले लीजिए, घटा लीजिए, घटा लिया साहब। अब ये जो आया ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। इस टैक्स लायबिलिटी को कंपेयर करेंगे आप कि वो 10,000 या उससे ज़्यादा है क्या। अगर 10,000 या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अगर 10,000 से कम है तो फिर आपको एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। अच्छा, कहते हैं जरा डिसाइड कीजिए फॉलोइंग केस में असेसी को एडवांस टैक्स पे करना है या नहीं। देखिएगा एक छोटा सा एग्जाम्पल, एस्टिमेटेड इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 4,05,000 रुपये, ठीक है। कहते हैं डिपॉजिट किया है पीपीएफ में 30,000 रुपये, ठीक है साहब। एस्टिमेटेड बैंक इंटरेस्ट, बैंक से ब्याज मिलने की उम्मीद है 1,00,000 रुपये, और कहते हैं बैंक टीडीएस काट लेगा इस पर 1,000 रुपये, ठीक है। आगे आ जाओ, अब बताओ इनके एस्टिमेटेड टोटल इनकम निकाल लो, 4,05,000, ठीक है। बैंक का ब्याज 1,00,000 यानी 5,05,000, ठीक है सर। उसमें से मेरा डिपॉजिट किए पीपीएफ में, यानी कि 5,05,000 में से 30,000 आपका घट जाएगा, 4,70,500। तो 4,05,000, 1,00,000 ये ऐड कर लीजिए, 5,05,000, 30,000 की छूट आपको एटीसी में मिल जाएगी, अंडर सेक्शन एटीसी पीपीएफ की छूट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। 30,000 यहाँ से घटा लीजिए, 4,70,500। अब 4,70,500 पे आप अपनी टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए, तो क्या कहते हैं 11,025 रुपया। टीडीएस आप घटा लीजिए यहाँ से, 1,000 रुपये आपका बैंक टीडीएस भी तो काटेगा, घटा लीजिए साहब, कितना बचा है 10,025 रुपया। मात्र 25 रुपये की वजह से, 25 नहीं 26 रुपये की वजह से आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, द असेसी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, असेसी को एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। सर कैसे पे करना पड़ेगा, हम 10,000 रुपये आज पे कर दें ना, 10,000 रुपये आपको आज नहीं पे करना है। ये हैं डेट्स, ये हैं ड्यू डेट्स फॉर एडवांस टैक्स, कैसे कैसे पे करना है। तो ड्यू डेट्स फॉर एडवांस टैक्स फॉर ऑल असेसी देखिएगा क्या है। कहते हैं अब आपको कैसे टैक्स पे करना है, ठीक है। आपका फाइनल हो गया कि आपको एडवांस टैक्स पे करना है, अब करना है तो कैसे करना है। तो कहते हैं 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर के ही 15 जून को आपको अपना जो भी एडवांस टैक्स लायबिलिटी आपने असेस की है उसका 15% आपको पे कर देना है, 15% आपको पे कर देना है। अच्छा, 15 सितंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस दिन तक आपको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो भी आपने असेस की है उसका 45% आपको पे कर देना है, और 15 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का एटलीस्ट 75% आपको पे कर देना है, और 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, इस दिन तक आपको अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 100% पेमेंट कर देना है। अच्छा, जैसे जैसे समय क्लियर होता जाएगा ना, आपको अपनी इनकम भी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है ना। आपको इतना पता चल जाएगा ना, इस महीने इतना कमा लिया, मोटा मोटी, एग्जैक्ट नहीं, मोटा मोटी पता चल जाएगा कि हाँ हो सकता है आपने 50 कमाया हो, आपको लग रहा हो मैंने 60 कमाया है, ठीक है। या फिर आपने 40 कमाया हो और आपको लग रहा हो आपने 40 कमाया लेकिन आपने 60 कमाया हो, लेकिन आपको ये मोटा मोटी तो पता चल जाएगा। तो कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको अपना एक्चुअल भी पता चलता चला जाएगा, और उसके हिसाब से आप आगे का एस्टिमेट कर लेना, और फिर एस्टिमेटेड आप फिर कैलकुलेट करना। यानी आप हर तिमाही अपनी इनकम एस्टिमेट करोगे, उस पर अपनी एस्टिमेटेड टैक्स निकालोगे, और एस्टिमेटेड टैक्स के हिसाब से अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी देख लोगे, और एडवांस टैक्स लायबिलिटी देखते हुए
एडवांस टैक्स लायबिलिटी देखते हुए आप क्या कर लोगे, अपना आगे का जो इंस्टॉलमेंट है उसको एडजस्ट करते चलोगे। बात समझ में आती है क्या? जी सर, आगे का एडजस्टमेंट करते चलोगे। अब मान लो, समझ रहे हो मेरी बात को, 15 जून तक आपको कुछ भी नहीं पता था, अभी साल शुरू ही हुआ था, 2 ही महीना तो बीता है, अप्रैल मई 15 तारीख को 2.5 महीना बीता, अभी आप कह रहे हो तो मुझे पता नहीं, तो 2 महीने की इनकम पता है, 10 महीने की एस्टिमेट करो, उसके हिसाब से जो भी बनता है उसका 15% दे किनारे करो। अब सितंबर हो गया, तो सितंबर में आपको पिछले 3 महीने का और प्लस उसके आगे 2 महीने का 5 और 5.5 महीने का आपको अपना इनकम पता है एक्चुअल, और बचे हुए आपके जो भी हैं 6.5 महीने वो आप एस्टिमेट कर लो और उसके हिसाब से उसका जो 45% दे लो। तो यानी जैसे समय बीतते जाएगा आपकी इनकम भी क्लियर होती चली जाएगी और उसके हिसाब से फिर एस्टिमेटेड कर लेना, उसके हिसाब से एस्टिमेटेड कर लेना। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, हमें बात समझ में आती है। अच्छा, कहते हैं टैक्स पेड अप टू, सर 15 मार्च तक ही पे किया तो एडवांस टैक्स है क्या? कहते हैं नहीं, मैंने सबसे पहले क्या बताया, एडवांस टैक्स किसे कहते हैं? प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर दिया तो एडवांस टैक्स है। यानी आपने 31 मार्च तक अगर आपने कोई भी सम टैक्स के नाम पे किया है तो वो आपका प्रीवियस ईयर में अगर आपने पे कर दिया 31 मार्च की तो फिर वो आपका एडवांस टैक्स माना जाएगा। भले आपने 15 मार्च के बाद किया, 15 मार्च के बाद किया, यानी 16 मार्च से लेके अगर 31 मार्च में भी किया तो भी वो एडवांस टैक्स है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही जमा किया। भले मैंने इंस्टॉलमेंट के बाद जमा किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए आपको जो लगाना, इंटरेस्ट पेनल्टी ब्याज लगा लो यार, उससे हमको लेना देना नहीं, लेकिन वो है तो एडवांस टैक्स ही। जी सर, वो तो एडवांस टैक्स है। अच्छा, ये सेक्शन मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि अगर असेसी प्रेजेंटिव टैक्सेशन में है, 44 AD में है या 44 ADA में है। 44 AD किसके लिए होता था? बिजनेसमैन जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेना चाहते थे उनके ऊपर, और ADA प्रोफेशनल्स के लिए जो प्रेजेंटिव टैक्सेशन था उनकी बात थी। प्रेजेंटिव इनकम अंडर हेड PGBP अगर इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो उनके लिए ये 4 इंस्टॉलमेंट अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट है इनकी, ठीक है ना, ये लास्ट वाली सिर्फ इंस्टॉलमेंट उनके लिए एप्लीकेबल है। देन ड्यू डेट ऑफ एडवांस टैक्स इज 15 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर, ओनली 1 इंस्टॉलमेंट, उनको 3 इंस्टॉलमेंट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है अगर वो 44 AD या 44 ADA अपनाते हैं। सर ऐसा क्यों? छोटे व्यापारी है ना, छोटे व्यापारी से क्या चिल्लम चिल्ली करना, ठीक है। अब सुनो, इफ द लाइबिलिटी ऑफ एडवांस टैक्स इज 15,000 रुपए, अब 15,000 रुपए एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है, डिसाइड कीजिए हाउ मच अमाउंट शुड बी पेड बाय वे ऑफ एडवांस टैक्स एंड बाई विच रेट। तो 15 जून तक आपको 15,000 का 15% 2250 रुपये देना है। 15 सितंबर तक 15,000 का 45% 6750 रुपये देना है। अगर आपने कहीं कम दिया है, मान लीजिए यहाँ आपने 2,000 रुपये ही दिया तो 250 रुपये यहाँ, मतलब फिर उसका कंपनसेशन आपको यहाँ पे देना है, मतलब यहाँ तो आपको इस डेट तक 6750 रुपये आपको पे कर देना है। ऐसा नहीं कि 15 सितंबर को 6750 फिर से पे करना है, नहीं, एक्चुअली में 2250 आप इस डेट तक 15 जून तक आपको 2250 पे कर देना है, 15 सितंबर तक 6750 पे कर देना है। यानी कि अगर आपने यहाँ पे 2250 पे कर दिया है तो आपको कितना और पे करना है, बताओ साहब, कितना और पे करना है? तो कहते हैं 6750 माइनस 2250, 4500 रुपये आपको यहाँ पर और पे करना है। अच्छा, 15 दिसंबर तक आपको 75% यानी 11,250 रुपये पे कर देना है। यानी अगर आपने यहाँ तक 6750 पे कर दिया है तो आपको कितना और पे करना है? 6750, फिर 4500 रुपये यहाँ पे, ठीक है ना, 4500 आपको पे करना है। और यहाँ पे आपका इस दिन तक आपको 100% यानी 15,000 रुपये आपको पे कर देना है। यानी अगर आपने यहाँ तक 11,250 पे कर दिया है तो फिर आपको 3750 रुपया 3750 रुपया आपको और पे करना है बाई 31 मार्च तक, ठीक है। ये बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपको इस डेट तक 15 जून तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 15% जमा कर देना है। 15 सितंबर तक अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45% तक जमा कर देना है। अब आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पर आपने 15% यानी 2250 कर दिया तो सिर्फ 4500 और करना है। बात समझ में आ रही है? इस तरह से करके आपको चलना है। अच्छा साहब, बात समझ में आती है हमें? तो ये समझ में आया क्या? इंस्टॉलमेंट क्या है? 4 इंस्टॉलमेंट है। कैसी है? क्वार्टर देख लो ना, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। अप्रैल में जून का ही 15 तारीख, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का 15 तारीख, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ही 15 तारीख, और जनवरी फरवरी मार्च का ही 15 तारीख। ये डेट है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर ऑफ AO अंडर सेक्शन 210 इफ असेसी
इफ असेसी हैज नॉट पेड और शॉर्ट पेड द एडवांस टैक्स, अगर असेसी ने एडवांस टैक्स पे नहीं किया या फिर कम पे किया, देन एओ में मेक एन ऑर्डर, तब एओ चाहे तो एक ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 210 210 के अंदर एक ऑर्डर पास कर सकता है एंड आस्क असेसी, और असेसी को कह सकता है कि साहब आप पे करिए एडवांस टैक्स इन इंस्टॉलमेंट और इंस्टॉलमेंट्स ड्यू आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के डेट के बाद जो भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हैं उसमें आप टैक्स पे कर दीजिए, एडवांस टैक्स पे कर दीजिए, जो भी इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग है उसमें आप एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। अगर असेसी ने टैक्स पे अगर एडवांस टैक्स पे नहीं किया है या कम पे किया है तो एओ एक ऑर्डर पास कर सकता है 210 के अंदर और असेसी को डायरेक्ट कर सकता है कि साहब जो बची हुई इंस्टॉलमेंट है उनमें आप अपना एडवांस टैक्स पे कर दीजिए। अच्छा, एओ ऐसा ऑर्डर कब तक पास कर सकता है? फरवरी की आखिरी डेट तक। अच्छा, यहाँ पे 28 फरवरी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 29 की भी फरवरी हो सकती है, तो इसलिए कहते हैं कि फरवरी मंथ की आखिरी डेट तक आप ऑर्डर पास कर सकते हैं। ठीक है साहब। इन सच केस एओ शैल कंप्यूट द एडवांस टैक्स बाय टेकिंग। अच्छा, वो एडवांस टैक्स इसको करने के लिए वो एडवांस टैक्स कहाँ से कंप्यूट करेगा? तो कहते हैं कि टोटल असेस्ड इनकम ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर फॉर विच असेसमेंट हैज बीन मेड। अगर आपका किसी ईयर का असेसमेंट हुआ है, असेसमेंट, असेसमेंट मतलब क्या? देखो मैं बताऊं, असेसमेंट मतलब क्या होता है बेटा? असेसमेंट मतलब क्या होता है? असेसमेंट स्टैंड्स फॉर, असेसमेंट मतलब होता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ऐसी राइटिंग क्यों आ रही है सर? ऐसी आती है पेपर के लास्ट 5 मिनट में, ठीक है, तो इसलिए। तो देखिएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब दो तरह के असेसमेंट होते हैं, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जी सर हमने पढ़ा था सेल्फ असेसमेंट, एक होता है डिपार्टमेंटल असेसमेंट, एक होता है डिपार्टमेंटल असेसमेंट। सर ये सब तो पढ़ाया नहीं आपने, सीए फाइनल की बात है इसलिए नहीं पढ़ाया। सेल्फ असेसमेंट मतलब आप अपना रिटर्न खुद ही भरोगे, खुद ही अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालोगे और जो भी टैक्स बनता है वो पे वे करके किनारे करोगे। डिपार्टमेंटल असेसमेंट, अब आपने जो असेसमेंट खुद किया है उसकी चेकिंग की जाएगी। तो 4 तरह के डिपार्टमेंटल असेसमेंट होते हैं। एक होता है सेक्शन 143(3) में, इसको बोलते हैं स्क्रूटनी, स्क्रूटनी, ठीक है। एक होता है 144 में, इसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। एक होता है साहब आपका 147 में, इसको बोलते हैं इनकम स्केपिंग असेसमेंट। और एक होता है आपका रेड वाला केस जिसे बोलते हैं 153A सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर, ठीक है, इसको बोलते हैं रेड। रेड मूवी आई थी ना, हाँ वही वाला रेड। तो इस 4 तरह का असेसमेंट है जो डिपार्टमेंटल असेसमेंट कहलाता है, डिपार्टमेंट करता है। तो कहते हैं अगर आपका किसी साल का असेसमेंट हुआ है, चाहे स्क्रूटनी हुई है, चाहे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हुआ है, चाहे इनकम स्केपिंग हुआ है, चाहे आपका 153A में रेड पड़ी है अगर आपका, तो वो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर जिसमें आपका असेसमेंट हुआ है उस साल की इनकम को कंसीडर करते हुए आपके लिए ऑर्डर पास कर सकता है। या आगे देखो, the total income declared in the return of income of any subsequent previous year subsequent to the previous year for which assessment has been made। अब आपका जो भी असेसमेंट किया गया था, जिस भी ईयर में आपका असेसमेंट हुआ था, यानी स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट, इनकम स्केपिंग और ये सब हुआ था, उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट ईयर अगर है उसके रिस्पेक्ट में अगर आपने रिटर्न फाइल की है तो उस साल की इनकम को देखते हुए भी वो ऑर्डर चाहे तो पास कर सकता है। जी सर बात समझ में आती है? हाँ। और इन दोनों में से क्या लेगा? वो जो भी इनकम आपकी हायर होगी उसको कंसिडर करते हुए आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी वो कंप्यूट करेगा। सर इसी साल का क्यों नहीं करेगा? इस साल का कर नहीं सकता ना बाबू, इस साल की इनकम कहाँ कंप्यूट कर सकता है वो, है ना? वो कह सकता है इतना नहीं, इनका इतना है, तो इस बात पे असेसी मान जाएगा, कहेगा नहीं इतना ही है, कोर्ट में केस हो जाएगा इसी साल की इनकम पे, ठीक है। तो इसलिए वो इस साल की इनकम के लिए नहीं बोले, उन्होंने बोला प्रीवियस ईयर जाके देखो, पहले पुराने साल जाके देखो, और पुराने सालों में अगर किसी साल की इनकम आप कभी आपका असेसमेंट हुआ है वो देख लो। अच्छा, असेसमेंट के बाद कभी किसी ईयर में आपने रिटर्न भरी हो तो वो इनकम देख लो। दोनों में से जो भी हायर हो उसको इनकम मानते हुए आप अपना असेसमेंट कर लो और एडवांस टैक्स निकाल लो, और उसके हिसाब से एओ चाहे तो ऑर्डर पास कर सकता है अप टू लास्ट डेट ऑफ फरवरी ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके सर। अच्छा, सेक्शन 219 क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स। आपने जो एडवांस टैक्स पे किया, काहे को पे किया? भूल जाने को पे किया है। हाँ, मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता था 12,000, मेरा टैक्स लायबिलिटी बनता था 12,000, मैंने इंस्टॉलमेंट्स पे की, ठीक है, 15% वाली, फिर 45% वाली, फिर 75% वाली, फिर 100% वाली, और सपोज कीजिए 100% नहीं, मैंने 95% तक इंस्टॉलमेंट अपनी पे कर दी। %95 तक पे कर दी,
तो कुल मिला के मैंने 95% 11,400 रुपये मैंने यहाँ तक पे कर दिए थे। 11,400 मैंने पे कर दिए थे यहाँ तक। तो अब मेरा मैं पूछ रहा हूँ कि क्या करना है, मुझे भूल जाना है और फिर से 12,000 टैक्स पे करना है जब मैं फाइनल असेसमेंट करूंगा अपना, जब मैं फाइनली जुलाई में रिटर्न भरूंगा, 31 जुलाई को जब मैं रिटर्न भरूंगा, तो क्या मैं 12,000 टैक्स पे करूंगा क्या? नहीं साहब, 12,000 मेरा टैक्स बनता था, 11,400 मैंने पहले ही दे दिया, तो इसका मैं क्रेडिट नहीं लूंगा क्या? लूंगा साहब, मुझे 600 रुपये और पे करना है, वो मैं पे कर दूंगा। तो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे कि एनी सम अदर देन इंटरेस्ट पेनल्टी पेड बाई और रिकवर्ड फ्रॉम एन असेसी। पेड बाई उसने खुद पे कर दिया, रिकवर्ड फ्रॉम एओ ने ऑर्डर पास किया 210 में 210, उसके ऑर्डर के कंप्लायंस में उसने टैक्स पे किया, ठीक है। एज एडवांस टैक्स उसने खुद पे किया है या एओ के ऑर्डर के करस्पॉन्डेंस में उसके कंप्लायंस में पे किया है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी सम जो है वो आपका ट्रीटेड एज अ पेमेंट ऑफ टैक्स, उसको टैक्स का पेमेंट मानेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर के इनकम के रिस्पेक्ट में, एंड क्रेडिट देयर ऑफ शेल बी गिवन इन रेगुलर असेसमेंट। जब आप अपनी रेगुलर असेसमेंट करोगे यानी 31 जुलाई को जब आप रिटर्न भरोगे तो उसका क्रेडिट ले लोगे। ऑब्वियसली बात है यार, क्रेडिट भूलने के लिए थोड़ी किया है, क्रेडिट पाने के लिए ही पेमेंट की है। अब आ जाइए सेक्शन 234B पे। सर 234A भी पढ़ा था मैंने, वो कब पढ़ा था? वो आपने पढ़ा था जब आप रिटर्न भरते में लेट कर देते हो, ठीक है। ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरते हो, ड्यू डेट से लेट कर देते हो, तो आप भरते हो 234A में इंटरेस्ट, ठीक है। 234A में इंटरेस्ट भरते हो और 234F में आप लेट फीस भी भरते हो। बात समझ में आती है क्या? तो आपको भरना था 31 जुलाई, 30 सितंबर और 30 नवंबर तक अपनी रिटर्न, और आपने रिटर्न भरने में लेट कर दिया, तो साहब कोई बात नहीं, आपके ऊपर लग जाएगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A। अच्छा, अब 234B में क्या है? 234B में यह है कि अगर आपने नॉन पेमेंट किया है एडवांस टैक्स का या फिर शॉर्ट पेमेंट किया एडवांस टैक्स का, तो आपके ऊपर 234B लगाया जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट का पैसा, इस साल का पैसा इसी साल देने में अगर आपने डिले किया है, तो फिर उस केस में आपके ऊपर डिले किया यानी नॉन पेमेंट किया या शॉर्ट पेमेंट किया है, तो फिर 234B का ब्याज आपके ऊपर लगाया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा साहब? इफ इंटरेस्ट इज नॉट, अच्छा, दिस इंटरेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल, ये इंटरेस्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा अगर असेसी ने 90% और मोर एडवांस टैक्स पे कर दिया है। अगर 90% या मोर एडवांस टैक्स पे कर दिया है, 100% पे करना था ना आपको 15 तक, आपने अगर नहीं पे किया और 90% तक लेकिन उसका पे कर दिया है, आपकी जो भी एक्चुअल इनकम बनती है उसका 90% देख लो, एक्चुअल इनकम देख लो, उस पर आप टैक्स निकाल लो और उसका 90% कर लो। अगर इतना टैक्स आपने पे कर दिया है तो फिर आपके ऊपर 234B का ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ तक टैक्स पेमेंट नहीं की है, ठीक है, 90% से कम की है, 88%, 80%, 70%, ठीक है, तो फिर 234B का ब्याज लग जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा? कहते हैं जितना आपने शॉर्ट पेमेंट किया है अप टू द ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक जितना आपने शॉर्ट पेमेंट किया है उसको रख लीजिए, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से ब्याज रख लीजिए। और कब से लेंगे? फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट हम लेंगे। 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर, 1 अप्रैल ऑफ द 31 मार्च तक पे कर देना था। 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक अगर आप पे करते तो एडवांस टैक्स कंसीडर किया जाता। अब 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर से ही चालू हो गया, उस दिन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक आप पीरियड काउंट करोगे और 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के हिसाब से आप ब्याज दोगे। अच्छा, इफ देयर इज चेंज इन इनकम ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 143(1), प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न याद आ रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और इनकरेक्ट क्लेम को चेक करता है, ठीक है, वो चीज। या फिर असेसमेंट ही हो गई, 143(3) में स्क्रूटनी हो गया, 144(4) में बेस्ट जजमेंट हो गया, 147 में इनकम स्केपिंग हो गया, या रेड ही पड़ गई 153A में, ठीक है। देन एज पर सेक्शन 143(1) या फिर असेस्ड टैक्स जो है शैल बी टेकन इंस्टेड ऑफ टैक्स एज पर आरओआई। अब यहाँ पे क्या लिखा था आपने, जो देखो क्या कह रहे थे यहाँ पे ये कह रहे थे कि एडवांस टैक्स की जितनी शॉर्ट पेमेंट की है एज पर आरओआई,
आरओआई के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से जितना आप खुद भर रहे हो ना, कितनी इनकम है मेरी, उस पर टैक्स निकाल लेगा और कहेगा आपने एडवांस टैक्स इतना पे किया है, इसका मतलब इतना शॉर्ट पेमेंट किया है। जो शॉर्ट पेमेंट किया है उसको कंसीडर करेंगे। कहते हैं अगर 90% एक्चुअल इनकम पर जो आपने रिटर्न में इनकम दिखाई है उस पर टैक्स निकाल लो, उसका 90% देख लो। अगर यहां तक आपने पेमेंट कर दिया 90% या उससे ज्यादा पेमेंट किया है तो फिर आपके ऊपर 234B नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने 90% से कम टैक्स पे किया है एडवांस टैक्स के नाम पे तो फिर आपका 234B लग जाएगा। अच्छा, लगेगा तो क्या देखेंगे वहां पे, अगर आपका कोई असेसमेंट हो गया, अगर प्रोसेसिंग हुई रिटर्न की प्रोसेसिंग हुई 143(1) में और आपकी इनकम बढ़ गई तो फिर बढ़ी हुई आरओआई की इनकम नहीं कंसीडर करेंगे, तो फिर बढ़ी हुई इनकम के हिसाब से एडवांस टैक्स और वो सब चीजें देखेंगे, उसका 90% एटसेट्रा करके। अगर आपका असेसमेंट ही हो गया स्क्रूटनी के तहत तो फिर कहते हैं कि जो स्क्रूटनी में इनकम फाइनल होगी उसके हिसाब से देखेंगे आपने एडवांस टैक्स प्रॉपरली दिया या नहीं दिया। बात समझ में आती है क्या? जी सर, बात समझ में आती है। आगे उन्होंने बात लिखा, दिस इज अप्लीकेबल ओनली इफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 134A इज अप्लीकेबल। अगर सॉरी ये लिखा है कि भैया ये जो प्रोविजन है यहाँ पे कि आपका 143(1) में प्रोसेसिंग से अगर आपकी रिटर्न की इनकम बढ़ जाती है या असेसमेंट होता है और उसमें आपकी रिटर्न की इनकम बढ़ जाती है तो फिर हम रिटर्न ऑफ इनकम में जो आपने दिखाया था उसके हिसाब से 90% वो सब नहीं देखेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, उसके हिसाब से हम रिटर्न ऑफ इनकम के हिसाब से नहीं देखेंगे। फिर हम ये जो बढ़ी हुई इनकम है यानी प्रोसेस्ड वाली इनकम, प्रोसेसिंग के तहत जो इनकम निकल के आई है, असेसमेंट के तहत जो इनकम निकल के आई है उसके हिसाब से आपका ब्याज वाला सीन देखेंगे। लेकिन कहते हैं ये वाला प्रोविजन कभी अप्लीकेबल है जब 234A का केस हो या 234B का केस हो। यानी कि अगर आपने रिटर्न लेट भरी है तो फिर और ये प्रोसेसिंग में इनकम बढ़ जाती है तो फिर 234A का ब्याज रिवाइज होगा और 234B का ब्याज रिवाइज होगा। 234C का ब्याज रिवाइज नहीं होगा। अच्छा, 234C कहाँ है? आगे है, मेरी बात समझो। कहते हैं आपने जो रिटर्न में इनकम दिखाई है उसके हिसाब से एडवांस टैक्स देखेंगे कितना बनता है, देखेंगे उसका 90% आपने पे किया या नहीं किया। अगर उसका 90% पे किया है या उससे ज़्यादा पे किया है तो 234B नहीं लगेगा। अगर 90% से कम किया है तो 234B लगेगा। अच्छा, अगर आपकी प्रोसेसिंग या फिर असेसमेंट के तहत आपकी इनकम बढ़ा दी जाती है तो फिर उसके पर टैक्स निकालेंगे, उसका 90% देखेंगे आपने एडवांस टैक्स पे किया या नहीं किया और उसके हिसाब से देखेंगे कि 234B का ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, 234A का ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन 234C का जब ब्याज लेंगे ना तो रिटर्न में जो इनकम दिखाई है उसी के हिसाब से लगेगा। अगर असेसमेंट करके या प्रोसेसिंग करके रिटर्न की आपकी इनकम बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से 234C का ब्याज रिवाइज नहीं किया जाएगा। कुल मिला के बात इतना है, वो देख लीजिए। क्या लिखा है? इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब क्या था, आपने एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट कुदा दी डेफर कर दिया। 15 जून तक पे करना था 15%, आपने क्या किया, अरे मत करो यार, इस बार मत पे करो, 5% पे कर दो, आगे देख लेंगे। आगे आया 45% पे करना था 15 सितंबर तक, आपने कहा 45 करना है, अरे यार 30% करो, आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे देख लेंगे। अब बार बार आप आगे देख लो, टाल रहे हो तो 234C का ब्याज लगेगा। कहते हैं जितना अमाउंट आपने डेफर किया है वो रख लीजिए, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वो रख लीजिए, और 3 मंथ का ब्याज फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्यों? लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपके ऊपर 1 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीना, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीना, हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीना। और आखिरी वाला कौन सा था? आखिरी वाला था सर 15 मार्च। तो 16 मार्च से 31 मार्च को एक अलग महीना मानेंगे और उसके हिसाब से आपका ब्याज लगाया जाएगा। अच्छा, यही लिखा हुआ है बात जो ऊपर तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा था कि 234A और B के लिए अगर प्रोसेसिंग या असेसमेंट के तहत आपकी इनकम रिवाइज कर दी जाती है तो रिवाइज इनकम के हिसाब से आपका एडवांस टैक्स का 90% देखा जाएगा। लेकिन 234C के लिए रिटर्न में जो इनकम दिखाई है उसी को कंसीडर करेंगे। अगर प्रोसेसिंग करके या फिर स्क्रूटनी करके असेसमेंट करके अगर इनकम रिवाइज कर दी जाती है तो 234C का ब्याज रिवाइज नहीं किया जाएगा। ये वाली बात है। अच्छा, डेफर किया आपने, डेफर किया, लेकिन जो डेफरमेंट था वो आपने पहली इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपने 12% ऑफ अपना जो भी टैक्स लायबिलिटी था उतना पे कर दिया। एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 12% आपने टैक्स पे कर दिया। ठीक है। अच्छा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 45 करना था लेकिन आपने 36% तक कर दिया।
अगले में 75% तक करना था और आपने 75 तक कर दिया, और लास्ट में आपको 100% करना था और आपने 100% किया। यानी लास्ट की 2 इंस्टॉलमेंट में तो कोई वो नहीं किया इन्होंने, पहली और दूसरी में उन्होंने क्या कहा, 15 करना था, चलिए 12 कर दिया, 234C नहीं लगेगा। 45 करना था, 36 कर दिया तो 234C नहीं लगेगा। लेकिन तीसरी इंस्टॉलमेंट 75 करना था, 75 तक हो जाना चाहिए। चौथी में आपको 100 करना था, 100 तक हो जाना चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं होता है तो फिर क्या, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, जितना अमाउंट आपने डेफर किया है, हर इंस्टॉलमेंट के लिए 3 महीना और लास्ट वाले के लिए 1 महीना आपका लगाया जाएगा। ओके साहब। अच्छा, अब सुनना मेरी बात समझ में आती है 234C? एक आध क्वेश्चन करना, बुक में दिया होगा, कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा साहब, अगला देखिएगा, लास्ट टॉपिक। कहते हैं साहब कैपिटल गेन, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कोई प्रॉपर्टी बेच दूंगा, बेचनी पड़ी, मजबूरी, बस मुझे पता नहीं था। या फिर मेरी लॉटरी लग गई साहब, मेरी लॉटरी लग गई तो मुझे पता ही नहीं था, मैं अपनी इनकम एस्टिमेट कर रहा था, मुझे पता था क्या इस साल के शुरुआत में ही या किसी भी समय पे मेरी लॉटरी लग जाएगी इस साल, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। तो मैं अपनी इनकम एस्टिमेट कैसे करता, लॉटरी लग गई मेरी, यार मुझे क्या पता था कि मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो उसका फिर 90-20% मतलब 234B भी लगेगा, C भी लगेगा, तो पागल हो जाऊंगा सर, ये तो गलत बात हो गई। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके पास सरप्राइज कुछ इनकम है, सरप्राइज इनकम है ना ये सब, कैपिटल गेन सरप्राइज इनकम, मुझे बेचना पड़ा यार, कैपिटल गेन निकल गया, मैं क्या करता, मजबूरी पड़ गई, घर में पैसे की बड़ी जरूरत थी, मुझे बेचनी पड़ी, जैसे मैंने बेचा कैपिटल गेन निकल के आ गया। तो कैपिटल गेन निकल के आ गया तो मुझे नहीं पता था कि कैपिटल गेन, साल की शुरुआत में नहीं पता था, मैं क्या करता। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप, ऑब्वियस सी बात है ये पॉसिबल नहीं है, असेसी इज नॉट एबल टू एस्टिमेट, एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है कैपिटल गेन की इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी की इनकम, ठीक है ना। या फिर अगर इनकम अंडर हेड पीजीबीपी वो पहली बार आपको हो रहा है, आप पहली बार बिजनेस खोले हो सकता है आपकी तो बूम हो जाए, पहला बार बिजनेस खोले हो आप, आपको थोड़ी ना पता कि यार मेरे को कितना एस्टिमेट, आप इनकम अपनी एस्टिमेट कर सकते हो क्या, कहते हैं नहीं साहब, बड़ा मुश्किल है अपनी इनकम एस्टिमेट कर पाना पहली बार ही। तो कहते हैं सो एडवांस टैक्स ऑन सच इनकम शेल बी पेड इन रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट बाई असेसी। अब आपकी लॉटरी लग गई सपोज कीजिए अगस्त में, तो सितंबर को इंस्टॉलमेंट ड्यू है ना, दे दो उसमें टैक्स, है ना। लेकिन अगर आपकी लॉटरी लगी है 16 मार्च को, 16 मार्च को या फिर 16 मार्च से 31 मार्च में, तो 15 मार्च ही एडवांस टैक्स की लास्ट डेट थी, अब क्या करें। तो कहते हैं कोई बात नहीं, 31 मार्च तक जो भी टैक्स पे किया वो एडवांस टैक्स है ना, हाँ, तो 31 बचा हुआ जो भी दिन है उसमें कर दो। आपकी 28 मार्च को लॉटरी लगी तो 29, 30, 31 3 दिन है, पे कर दो। 31 को ही लगी तो 31 को ही कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं। अप टू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं वही चीज कि भैया अगर आपका सरप्राइज इनकम हो जाती है आपको, यानी कैपिटल गेन की इनकम आपको हो जाती है, विनिंग हो जाती है लॉटरी से, या पहली बार आप बिजनेस शुरू कर रहे हो और तो आपको पता नहीं होगा कि आपका एडवांस टैक्स क्या बनेगा, तो कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है उसमें आप पे कर दो आफ्टर द रिसीट ऑफ सच इनकम, उस इनकम को पाने के बाद जो भी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट उसमें कर दो। और अगर कोई इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं है, इसका मतलब आपने इनकम कब कमाई है, 16 मार्च से 31 मार्च के बीच में, तो कोई बात नहीं, 31 मार्च तक पे कर दो ऑफ द प्रीवियस ईयर। इस प्रकार से आपका ये वाला चैप्टर भी यानी एडवांस टैक्स भी समाप्त होता है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद और जय भारत। इनकम टैक्स भी खत्म, ठीक, धन्यवाद बच्चों, वेरी वेरी थैंक यू सर। रिवीजन करेंगे आप अच्छे से और मन लगाकर पेपर देंगे। बहुत अच्छा लगा सेशन आप लोग के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।